स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे विंड टनल्स के बारे में, तो इसका ये पार्ट 1 है। अगर आप लोग का इंटरेस्ट है तो पार्ट 2 भी बनाएँगे। तो यहाँ पे समझिए ज़रूरत क्या है? तो बात ये है कि कहने को रॉकेट वैक्यूम के लिए बनता है, लेकिन रॉकेट जाता तो एटमॉस्फेयर के रास्ते ही है। तो एटमॉस्फेयर को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ तो वापस भी आता है ना, जैसे आप रॉकेट बना दिए, वो जा रहा है, तो आपको शॉक वेव तो देखना पड़ेगा। अब बहुत सारी चीज़ें जो रिटर्न भी करता है। अब तो पूरे के पूरे रॉकेट ही रिटर्न मार रहे हैं, तो वो सब के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एटमॉस्फेयर से कैसे रिएक्ट करता है। और री-एंट्री, एटमॉस्फेयर, फ्लाइट बिहेवियर ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि फाल्कन 9 जब बनाया जा रहा था, तो उनमें बहुत मेहनत करना पड़ा उनका वो ग्रिड फिन्स को करने के लिए। उसका स्टडी कहाँ से होगा? विंड टनल से होगा, तो इसीलिए वही समझिए। और बिना अगर विंड टनल के आप कूद जाते हैं कि बस हम कूद जाते हैं, तो बात ये होता है कि आप बस होप पे चल रहे हो और होप आपका ये है कि जो कंप्यूटर सिमुलेशन आपने किया है, वो काम कर रहा है। अब बात ये है कि कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में एक चीज़ लोग भूल जाते हैं कई बार कि कंप्यूटर सिमुलेशन किसी भी चीज़ का आप सिमुलेट कर रहे हो ना, तो उसमें फीडबैक देना होता है कि मतलब ये वेक्टर सही है या ये गलत है, वो आप फीडबैक देना होता है और वो फीडबैक रियल डेटा का होना चाहिए। यानी कि आप पुराने प्लेन का रियल वर्ल्ड डेटा दे सकते हैं कंप्यूटर को, उससे वो नया मॉडल पे गेस कर सकता है। वो यूज़फुल है, लेकिन अगर आप कोई गेस ही नहीं डाल रहे हैं, उसमें कोई फीडबैक नहीं कर रहे हैं, तो वो भगवान भरोसे हो जाता है। सारे कंप्यूटर में ये जनरली ये डालना पड़ता है, तभी जाके रियल वर्ल्ड में यूज़ होता है। आप 3D प्रिंट कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ट्रायल मार रहे हो, सबका प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड की मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया जाएगा, तो हमेशा वो कंप्यूटर सिमुलेशन को टेस्ट किया जाता है रियल वर्ल्ड के अगेंस्ट में कि मैंने ये रियल वर्ल्ड का है, ये डेटा चेक कर लो, ये डालो। विंड टनल में आपने टेस्टिंग किया, वो डेटा वापस डालो ताकि फीडबैक लूप रहे और जब तक फीडबैक रहता है, बम बम रहता है, तब कंप्यूटर सिमुलेशन अच्छा से कर पाता है। और इसीलिए समझिए कि विंड टनल एक सस्ता और ठीक-ठाक ऑप्शन है। क्या विंड टनल 100% सिमुलेट कर सकता है जो होगा मतलब ऑब्जेक्ट के साथ? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन वो इतना अच्छा ऑप्शन दे देता है, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देता है कि काम चल जाता है। तो अब बात करते हैं इसमें वेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वेक्टर आपको समझना पड़ेगा। तो हिसाब ये समझिए कि हर कुछ आपको नहीं मिलने वाला। कोई भी ऐसा विंड टनल नहीं बना जो हर किसी को हर चीज़ दे दे। तो आपको प्रायोरिटाइज़ करना होता है। जैसे कि ये विंड टनल है राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ। तो बहुत से लोग बनाते हैं, घर में भी लोग बनाते हैं, छोटे-छोटे प्रैक्टिस के लिए भी किया है, बहुत सारा चीज़ ऑप्शन है। लेकिन आपको हिसाब लगाना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जैसे एक रिक्वायरमेंट हो सकता है स्पीड, ठीक है? तो स्पीड में लो स्पीड यानी कि माक 1 के नीचे ही आप रह रहे हो, तो वो सब बनाया जाता है। जैसे गाड़ी के लिए हो जाए, ट्रक के लिए हो जाए या ग्लाइडर सब के लिए हो जाए, वो सब में यूज़ होता है वो। फिर आपका हो गया सबसोनिक जो माक 1.5 तक जा सकता है, मतलब ट्रांससोनिक वाले रेंज में रहता है। फिर हो गया सुपरसोनिक, ये जनरली माक 5 के अंदर रहता है। फिर आपका हो जाता है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक माक 15 तक चला जाता है। तो ये मतलब कोई भी चीज़ का री-एंट्री सिमुलेट करने में सक्सेसफुल रहता है। जैसे कि अगर ये आप समझ लीजिए स्पेस शटल को री-एंट्री करना है, तो उस पे टेस्टिंग की जा सकती है। अब यहाँ पे सबका इच्छा तो होता है कि बड़ा बनाओ, जितना बड़ा बनेंगे उतना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी आप मॉडल बनाते हो तो उसमें बहुत सारे सेंसर्स डालने होते हैं। सेंसर डालने के लिए जगह चाहिए। अगर इतना छोटा-सा मॉडल बनाएँगे उसमें कितना सेंसर आप डाल पाएँगे? भले वो 100% रियलिस्टिक सिमुलेट करें, लेकिन जगह ही नहीं है आप सेंसर डालने का, तो स्टडी नहीं कर पाएँगे। और एक पॉइंट के बाद बहुत छोटा नहीं बनाना होता। अगर बहुत छोटा टनल है किसी चीज़ के लिए, तो ब्लॉक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। यानी कि एक हिस्सा को लिया उसको टेस्ट किया, दूसरे हिस्सा को लिया टेस्ट किया, ऐसे-ऐसे करके जोड़ देंगे। तो हिसाब वही रहता है कि चाहते सब कोई बड़ा है, लेकिन बड़ा महँगा हो जाता है। तो आपको बैलेंस करना होता है कि आपका बजट कितना है, कितने लोग खर्च कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप सबसोनिक कर रहे हैं, तो आप बड़ा बनाना अफ़ोर्ड कर सकते हो कि हाँ, भई मैं पूरा का पूरा गाड़ी को फुल विंड टनल टेस्टिंग करूँगा। लेकिन ऑब्वियसली आप फुल साइज़ का स्पेस शटल के लिए विंड टनल नहीं बना सकते। फाइटर जेट भी ठीक से नहीं होगा, तो जनरली फाइटर जेट हाफ तक में चले जाते हैं या 1/4 तक पे जा सकते हैं। तो वो आपको बैलेंस करना होगा, आपका बजट कैसा है? फिर ये समझिए कि ड्यूरेशन कितना देर विंड टनल चल सकता है। तो ड्यूरेशन में समझिए कि बहुत सारे विंड टनल होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन, यानी कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े बॉल्स दिख रहे हैं, वो सब ड्यूरेशन वाला है, यानी कि थोड़ा ही देर एक पल्स में काम कर रहा है। और होता है कुछ-कुछ कंटीन्यूअस, जैसे कि गाड़ी वाले स्लो स्पीड वाले जनरली कई बार आपको कंटीन्यूअस मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सुपरसोनिक कंटीन्यूअस नहीं बना सकते। दाम बहुत भाग जाता है। तो हिसाब वही देखना होता है कि आपको क्या चाहिए। और फिर ये सब चीज़ के बाद आपको आता है अवेलेबिलिटी क्या है। जैसे कि आपको सस्ते में आपने मान लीजिए वो बना लिया पल्स सिस्टम बना लीजिए जो हाइपरसोनिक दे देता है, बहुत बढ़िया। अब बात है कि भैया वो दिन भर में सिर्फ 4 या 5 ही शॉट दे सकता है। तो ग्रैंड टोटल आपका कितना टाइम का एक्सपोज़र मिल रहा है हाइपरसोनिक रेज़ीम में, वो पता चला कुछ मिनट ही है। और भी हर दिन आप कर नहीं पाओगे, उसका टेस्टिंग करना, ट्रैक करना मतलब विंड टनल को बहुत सारी चीज़ का सेटअप चाहिए होता है, तो वो सारा सेटअप तुरंत नहीं होता है। तो वो भी आपको देखना है, ऑन टाइम कितना है। फिर कुछ-कुछ हो सकता है जो बहुत बड़ा, बहुत महँगा है, लेकिन उसका फ़ायदा है कि कंपनी ने क्यों खर्च किया? ऑन टाइम भैया वो चलता रहता है। वो आपका मतलब दिन भर चल सकता है। तो जैसे अगर कोई बड़ी गाड़ी की कंपनी हो, जैसे होंडा हो जाए, तो वो बना के एक ठो रख देगी, भैया जितने गाड़ी बन रहे हैं सबका मॉडल टेस्टिंग यहाँ करते जाओ, हमें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली बंद कर देंगे, बट उनका है कि हम बनाएँगे, टेस्ट करेंगे, लोड नहीं लेना कि वो शेड्यूल करो, फॉर्मिंग करो, नहीं भाई साहब, अपना है, अपने कंट्रोल में रहेगा। तो ये सारे वेक्टर्स को आपको दिमाग लगा के टेस्ट करना होता है कि क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा।
मतलब क्या ज़रूरी है आपके लिए। तो फिर अब बात करते हैं टेस्ट एरिया, जहाँ पे मेन काम हो रहा है। तो टेस्ट एरिया के साथ आपको ये समझना पड़ेगा, हवा का जो प्रॉपर्टीज़ है ना, बड़ा ऊट-पटांग है। यानी कि हवा में एक सबसे बड़ा होता है कि वो ग्लू की तरह चिपकने लगता है चीज़ों से, जिसे हम लोग कहते हैं बाउंड्री लेयर। यानी कि अगर कोई भी सरफेस है, उससे हवा चल रहा है, तो सरफेस के ऊपर हवा फुल स्पीड पे चलता है। सरफेस जहाँ पे छू रहा है, यहाँ पे बाउंड्री लेयर बन जाता है और ये ड्रैग बनाता है, प्लस ये मतलब यहाँ पे हवा बहुत धीमे चलता है। तो ये ड्रैग लेयर के कारण बहुत सारी चीज़ ऊट-पटांग बिहेव करता है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, प्लेन में तो स्टडी करना, आपने प्लेन बनाया तो प्लेन में तो आप स्टडी करोगे ना कि भाई बाउंड्री लेयर कैसे कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि चेंबर का जो दीवार है उसमें भी बाउंड्री लेयर बन गया है। तो अब ये होता है कि अगर दीवार के बहुत पास-पास जा रहे हैं तो 2 बाउंड्री लेयर इंटरैक्ट करेगा। आपका वो रिज़ल्ट जो है, जो विंड टनल का रिज़ल्ट है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वो बस ऊट-पटांग चीज़ दिखाने लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसीलिए कभी भी विंड टनल आप देखेंगे बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत छोटा चीज़ क्यों डाला जाता है? बात वही है कि आप नहीं चाहोगे कि जो शॉकवेव बन रहा है वो इधर-उधर से इंटरैक्ट कर सके। क्योंकि शॉकवेव जैसे ये आप देख रहे हैं, रॉकेट का मॉडल बनाया गया है, टेस्टिंग की जा रही है हाई स्पीड पे, लेकिन अगर मान लीजिए इस मतलब ये बहुत छोटा-सा बना देते हैं टनल, दाम कम हो जाता है, लेकिन ये शॉकवेव भिड़ने लगता है साइड से, मतलब साइड के वो चेंबर वॉल से, तो बाउंस करता है। रियल वर्ल्ड में वो बाउंस नहीं करता, तो ये रिज़ल्ट इनवैलिड हो जाता है। तो इसीलिए ये सब भी आपको सोचना पड़ता है कि शॉकवेव पानी की तरफ बाउंस करता है। तो आपको वो देखना पड़ेगा कि इसलिए अरे बड़ा है, इससे बड़ा मॉडल बना सकते थे जेट का। नहीं सर, वो शॉकवेव बाउंस करने लग जाता तो दिक्कत होता था। तो वही समझिए। और फिर चोक्ड फ्लो भी एक समस्या बन जाता है, यानी कि आपने बना दिया, मॉडल डाल दिया, सब चीज़ सही है, लेकिन ये इतना बड़ा होना चाहिए टनल कि हवा का मतलब हवा के नज़रिए से उस पे कोई ब्लॉकेज नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप ब्लॉकेज डालिए तो हवा का प्रॉपर्टीज़ बदल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं चोक फ्लो। और चोक फ्लो पे ही हम लोग रॉकेट नोज़ल बनाते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हवा चोक कर जाए। जैसे मान लीजिए कि टनल का एरिया था, जैसे मान लीजिए 10 स्क्वायर मीटर का, 10 स्क्वायर मीटर में आपने बहुत बड़ा चीज़ डाल दिया, वो ब्लॉक कर दे रहा है, तो एयर फ्लो जो अगल-बगल है वो चोक कर जाएगा। जैसे ही वो चोक करेगा, उसका वेलोसिटी बदल जाएगा, प्रेशर बदल जाएगा, टेम्परेचर बदल जाएगा, आपका रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट प्रैक्टिस इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ 10% भरो, ताकि शॉकवेव आपका इधर-उधर ना भिड़ के बाउंस करे, आपका स्किन इफेक्ट मतलब दीवार का स्किन इफेक्ट आपके मॉडल तक ना पहुँचने लग जाए। ये सब देख के आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए आपको बहुत बड़े-बड़े मॉडल में जनरली लिखा है, भैया वो ज़्यादा छोटा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? बात वही है। करने का बड़ा कर सकते हैं, लेकिन डेटा इनवैलिड हो जाएगा। हवा का जो ऊट-पटांग बिहेवियर है, वो बोलेगा नहीं भैया जी, आपका डेटा कोई मतलब नहीं है। तो टेस्ट एरिया इसीलिए मतलब कुछ-कुछ केस में तो आधा ओपन कर देते हैं एयरपोर्ट कि भैया टेस्ट एरिया बड़ा हो जाए। लेकिन अब वो जनरली स्लो स्पीड पे ही किया जा सकता है, हाई स्पीड पे नहीं। तो यही टेस्ट एरिया में भी ये लोचा लगता है। अब आता है सेटअप, एक्चुअली बनता कैसे है? तो यहाँ पे समझिए कि आपको चाहिए क्या? घूम फिर के आपको चाहिए साफ-सुथरा, स्टेबल एयर फ्लो। साफ-सुथरा होना ज़रूरी है, धूल-गर्दा का पार्टिकल छोटे स्केल पे और हाई वेलोसिटी में नुकसान पहुँचा देगा। साफ होना चाहिए, स्टेबल यानी कि हवा में टर्बुलेंस बहुत कम होना चाहिए और एयर फ्लो बम-बम होना चाहिए। हवा चल रहा है तो चल रहा है और आप कंट्रोल करना चाहोगे कि भैया उसका आरपीएम क्या है, कितना स्पीड है, सब चीज़ कंट्रोल करोगे। तो आप स्टार्ट करते हो पावर ऐड करने से। पावर ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है, या एक बम बम फैन इस्तेमाल किया जाए या मल्टी रोटर इस्तेमाल किया जाए। मल्टी रोटर में हो सकता है कि कई सारे छोटे-छोटे फैन रहें, या अगर सुपरसोनिक बात कर रहे हैं तो सीधे-सीधे जेट इंजन ही लगा दिया जाएगा। मतलब जेट इंजन का जो कंप्रेसर स्टेज होता है वो लगा दिया जाएगा। ठीक है? अब आपने एनर्जी डाल दिया कि ठीक है, आपका हवा फैन डाला, फैन से फ्लो आना शुरू हुआ। फ्लो आते ही अब आपको जाना होगा इसे टर्बुलेंस हटाने के लिए। आपने फैन से डाल दिया, मूवमेंट आ गया। मूवमेंट बल्ले-बल्ले मूवमेंट आपको चाहिए। टर्बुलेंस नहीं चाहिए, वो टर्बुलेंस प्लस मूवमेंट आया है। तो आपको मूवमेंट रखना है, टर्बुलेंस घटा देना है। तो उसको करने के लिए फ्लो स्ट्रेटनर में भेजा जाता है। वो डिपेंड करता है सेटिंग में कहाँ डाला जाए। फ्लो स्ट्रेटनर समझिए पाइप्स हो सकते हैं, हेक्सागोन का पैटर्न हो सकता है। ये थोड़ा लंबा पैटर्न रहता है, ट्यूब रहता है, खोखला ट्यूब, जिससे हवा सीधा हो जाता है। ठीक है? सारा मतलब लैमिनर फ्लो आना शुरू हो जाता है। फिर उसके आगे और पीछे ये लगाया जाता है, स्क्रीन्स लगाया जाता है, मतलब जाली, हवा पतला-पतला जाली लगाता है। जाली क्यों? जाली का बात ये है कि जाली जो है प्रेशर ड्रॉप क्रिएट करता है और प्रेशर के बाद फ़ायदा ये रहता है कि सबको इक्वलाइज़ कर देता है। यानी कि कोई हवा का झोंका बहुत तेज़ चल रहा है, नहीं उसे धीरे कर देगा। जो धीरे चल रहा है उसे तेज़ कर देगा। बैलेंस कर देता है एक तौर का, मतलब स्टेबल कर देता है। तो लैमिनर फ्लो लाए, लैमिनर फ्लो को प्रेशर ड्रॉप करके आपका स्पीड थोड़ा-सा घटा, लेकिन अब आपका फ्लो जो आ रहा है वो बम-बम हो गया। अब उसे आप चोक करके जो आपको मैथमेटिक्स लगाना है लगाइए कि आप कितना स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, कितना घटाना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करो। तो ये हुआ सिर्फ हवा को मूव करना और साफ करना। अब उसके बाद आता है आप हवा का ला कहाँ से रहे हो? तो बहुत जगह पे ओपन साइकिल यूज़ होता है। यानी कि ये तो मैं आपको क्लोज़ लूप दे रहा हूँ, लेकिन आप मान लीजिए आपके पास पैसा इतना नहीं है कि ओपन करें, सिर्फ पंखा पीछे लगा देंगे और खींचने लगेंगे। ये भी काम करता है, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। सस्ता होता है बनाने में। क्लोज़ लूप इसलिए किया जाता है ताकि उसमें हवा का ये समझिए एनर्जी कॉस्ट कम होता है, क्योंकि जो फैन ब्लेड के पास जो हवा आ रहा है, वो ऑलरेडी मूवमेंट में, जैसे मान लीजिए कि उस फैन ने मूवमेंट डाला उसमें 50 मीटर पर सेकंड का, और जो उसके पास आ रहा है हवा वो स्टैटिक नहीं है, वो ऑलरेडी मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड पे है, तो प्लेन मतलब प्रोपेलर को सिर्फ थोड़ा-सा ही ज़्यादा स्पीड डालना पड़ रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म जैसे आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है तो वो ज़्यादा बिल नहीं भगाएगा। लेकिन दाम बढ़ जाएगा, अब आपको इतने सारे टनल बनाने पड़ेंगे। तो ये आपको हिसाब लगाना है कि
सस्ते में निपटा लो या सस्ता चलाने में रखो, वो आपके लोड के हिसाब से होगा, डिमांड के हिसाब से होगा। और फिर कुछ-कुछ जगह पे जहाँ बहुत ज़्यादा स्पीड का बात हो रहा है, यानी हाइपरसोनिक का बात हो रहा है, तो वहाँ टैंक बेस पे करना पड़ता है। यानी कि इस तरह का, जैसे हम लोग कहते हैं ब्लो आउट विंड चैम्बर हो जाता है। तो इसमें एक टैंक बनाया जाता है जिसमें एकदम शुद्ध सूखा हुआ हवा आप लेते हैं हाई प्रेशर का एकदम, फिर उसे एक एरिया में डंप किया जाता है और फिर एकदम रॉकेट नोजल जैसा सेटअप करते हैं और फिर वो रहा बात कि वो हवा वहाँ जाके स्लो हो जाएगा। तो स्लो ना हो उसे दूसरा नोजल में दिया जाता है, दूसरा नोजल से वो एक वैक्यूम ट्यूब में जाता है, वैक्यूम चेंबर में जाता है। जैसे ये सब जो आप बॉल्स देख रहे हैं ये सब वैक्यूम बॉल्स हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ नहीं है। तभी जाके ये एक पूरा पल्स पूरा कर पाता है और कुछ सेकंड के लिए हाइपरसोनिक दे देता है। उस दरमियान आपको सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने पड़ेंगे, हाई स्पीड कैमरा हो, जितना भी आपका डेटा कलेक्शन हो, वो सब फटाफट चलेगा। कुछ सेकंड का ही देता है लेकिन ये सस्ता होता है। तो ये हो गया आपका सेटअप और यही सब आप बैलेंस करोगे कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना बजट है, कितना टाइम है, ड्यूरेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना कि हाइपरसोनिक क्यों नहीं कर लेता है कि फुल स्पीड, इतना ज़्यादा दाम आएगा कि भाई एक पॉइंट के बाद लोग बोलेंगे। और रहा बात कि हवा पे बनाया भी नहीं जा सकता, घुमा फिरा के उसे बनाने के लिए भी ट्राई करेंगे तो लोग घूम फिर के हीलियम पे पहुंचेंगे, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं हो जाता। मतलब एरोडायनेमिक्स फ्लो ठीक ठाक दिखाएगा लेकिन हवा, मतलब हमारा एटमॉस्फेयर हीलियम से नहीं बना है, तो हिसाब वही रहता है कि थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये बेस्ट माना जाता है। तो अब आता है सबसे मेन चीज़, कॉस्ट पे। तो कॉस्ट पे ये समझिए कि फ्री लंच तो है नहीं, आपको बैलेंस करना होगा। तो वही समझिए कि इस मामले में विंड टनल के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके वास्ट यूज़र बेस है, यानी कि हर कोई इस्तेमाल करना चाहता है, चाहे वो एरोनॉटिक्स कंपनी हो, चाहे वो F1 हो, चाहे वो मतलब सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर्स हो, ब्रिज बना रहे हो, सब चीज़ में डिमांड होता है। तो इसका ये फ़ायदा बहुत होता है कि बहुत डिमांड है। अब इस डिमांड का मतलब ये होता है कि जनरली गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे ये इंडियन गवर्नमेंट हाइपरसोनिक टनल पे खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट इस पे खर्च इसलिए करती है ना कि वो गवर्नमेंट बना देगी, ठीक है, गवर्नमेंट को जैसे हो गया कि इसरो माँग रहा है, डीआरडीओ माँग रहा है, ठीक है, हम बना देते हैं। लेकिन ना तो इसरो अफ़ोर्ड कर सकता है, ना डीआरडीओ कर सकता है। लेकिन अगर ऐसे आपने बना दिया, उधारी उठा लिया, लेकिन अब बहुत सारे और लोगों को आप सेल करोगे कि जैसे मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, भैया हम ये ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है सर, आइए हमारा टनल में आप कर लीजिए। टनल आप खुद से बना नहीं पाओगे, हमारे में रेंट कर लो। तो ऐसे करके ये हो जाता है, रिकूपमेंट ऑफ कॉस्ट हो जाता है, यानी गवर्नमेंट बहुत खर्चा करके बनाएगी और उसे ओपनली एज ए सर्विस सेल करेगी और फिर उनको जब अपना काम रहेगा वो कर ही लेंगे, औजार भी बन जाता है और पैसा भी ज़्यादा नहीं लगता। इसीलिए जनरली कई बार गवर्नमेंट ही विंड टनल बनाती है। यूएस में बहुत सारा डेवलपमेंट के लिए पानी की तरह पैसा बहाया गया है, मतलब हाई स्पीड विंड टनल्स बनाने के लिए। और सोचिए विंड टनल इतने महंगे होते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनी को भी, जैसे F1 है, जबकि इनको सुपरसोनिक नहीं चाहिए, सबसोनिक ही चाहिए। F1 ने सीधा बैन लगा दिया कि भैया फुल साइज़ का F1 नहीं लगा, ये तो स्मॉल स्केल है। मतलब पहले-पहले बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे फरारी थी, उनके पास इतना बड़ा विंड टनल था कि वो फुल स्केल टेस्टिंग कर ले रहे थे। अब बात ये है कि F1 अब उस जगह पे पहुँच गया है कि पैसे से ही आप जीत सकते हो। अगर सारे रूल्स हटा दिए जाएँ तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही ज़्यादा बेटर गाड़ी बना पाएगा, वही जीत पाएगा। तो हिसाब वही है कि F1 ने लॉ लगा दिया कि भैया अगर आप विंड टनल टेस्टिंग करना चाहते हो कम का किराए और कितना घंटे आपको मिलेगा पर सेशन में वो भी कम कर दिया जाएगा, ताकि ये नहीं कि भैया हमारे पास था, हमने पूरा एक-एक स्क्रू बिट को एकदम कर लिया और नहीं क मतलब समझिए टीम आई वो फ्री की पिट गई, क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्सेज़ नहीं था। तो ये बैलेंस करना पड़ता है, तो वही समझ लीजिए बहुत महँगा है। और इंडिया के पास ये बात समझ लीजिए कि इंडिया दुनिया का 3rd कंट्री बना जिसके पास हाइपरसोनिक विंड टनल है। ये इसीलिए इनॉग्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात वही है कि बहुत कम लोग के पास है, जैसे यूएसए हो जाए, रशिया हो जाए, इंडिया हो जाए, चौथे नंबर पे चाइना आता है, इंडिया के पास पहले आया था और इसका इनॉग्रेशन रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। तो बात वही समझिए कि बहुत ज़्यादा महँगा होता है, इसीलिए ये सब कोई मतलब छोटे लेवल का आप बनाना चाहो, लो स्पीड का चाह रहे हो तो वो भले कार कंपनी बना ले, क्योंकि कार कंपनी के लिए टेक्निकली कितना चाहिए? बहुत ज़्यादा हुआ तो 300 किलोमीटर्स पर आवर, वो भी बहुत ज़्यादा ही मैं बता रहा हूँ। जनरली 150 में उनका सारा टेस्टिंग हो जाता है। तो हिसाब वही समझिए कि विंड टनल बहुत महँगा होता है, इसीलिए गवर्नमेंट से ही इस पे खर्च करती है। या बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन बनाया जाए और वो तुरंत सेल करने लगेगी। बना तो दिया, खर्चा उठा तो लिया, सेल करते जाओ। या तो अगर उनका इतना बड़ा पॉकेट है कि भैया डायरेक्ट अफ़ोर्ड कर लें तो बात अलग है, जैसे बोइंग हो जाए, वो अपना अफ़ोर्ड कर सकता है। लेकिन हाँ, वो भी उसका भी लिमिट है, ये सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक सब नहीं जाएगा। वो भैया हम प्लेन के रेंज में बेसिक रेंज सँभाल लेते हैं। तो ये इसीलिए दाम समझिए सबका बहुत अलग लेवल तक भाग जाता है और प्लस रनिंग कॉस्ट भी बहुत आता है, कई मेगावाट तो ये फ्री का खाता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन विंड टनल का पार्ट 1 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है, आपको कुछ मज़ा आया है, तो आप पार्ट 2 लिख दीजिए नीचे, मैं तो कोई पक्का अगले हफ्ते पार्ट 2 बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ इसी के साथ आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।